Hello everyone, how are you all? Welcome to this amazing session. So in the previous class we have covered the straight line है ना। तो क्लास नंबर 1 हो गई है हमारी, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम समझा है ना। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में समझा था और उसी के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला समझा था और उसके साथ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे है ना। कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी दिए थे, तो आज उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देख और चेक कर लेना कि किसका क्या क्या आंसर आ रहा है ना। बाकी हम लोग फिर आज पढ़ते हैं, जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास में मतलब उस प्रीवियस क्लास में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को लेंगे। तो आज फिर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे है ना। और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ से श्योर है कि एक क्वेश्चन आता है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन को, चलिए है ना, फिर शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर अपना 2 है ना। यहाँ पे मेंशन है लेक्चर नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये रहा अपना लेक्चर नंबर 2, डन। तो ध्यान रहेगा, ओके। चलिए, तो फिर हम लोगों ने यही सारे टॉपिक्स जो भी हमने कवर कर रखे हैं ना, जो भी हम लोग दिए। तो एक नंबर 1 का क्वेश्चन हमने ये होमवर्क में दिया था। तो लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ए कॉमा बी पॉजिटिव है, तो फाइंड द क्वाड्रेंट विच पी लाइज। ये पी लाई करेगा, डन। तो हम लोगों ने क्या कहा सर, ध्यान से देखना कि सर कोई भी अगर मैं लूँ है ना, जब ए बराबर नहीं है बी के, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखूँ तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब कोई भी इंडिविजुअली नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं हम, है ना, और इस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा उससे बड़ा आएगा, ठीक है ना, अगर सेम नंबर है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना कि इस दोनों तरफ मैं माइनस ए बी कर देता हूँ। माइनस ए बी इधर भी कर दिया, माइनस ए बी इधर भी कर दिया, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू, इधर से मिलेगा हमें ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ए बी क्रिएट करना है ना हमें, तो हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस ए बी क्रिएट करना है तो इसको ना हम लोग माइनस 3ab कर देते हैं दोनों तरफ, माइनस 3ab कर देते हैं दोनों तरफ। तो इधर साइड हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का 3ab, ठीक है। ये बना देंगे हम लोग माइनस का 3ab, और इधर साइड हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो जहाँ की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, वो कुछ और नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab है, डन। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस 2ab पे वाले पार्ट्स पे, यहाँ पे देखते हुए। तो अगर मैं क्या करूँ, इस 2ab वाले पार्ट्स को अगर थोड़ा सा देखूँ तो 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मुझे यहाँ पे पता होता है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा ए बी से, वो बड़ा होगा ए बी से, है ना। और ओवरऑल मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2ab से भी बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये 2ab से भी बड़ा होगा। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से बड़ा है, तो यहाँ पे अगर मैं 2ab से माइनस करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ये वैल्यू जो होगी वो कैसी हो गई, एक नेगेटिव वैल्यूज हो गई, एक नेगेटिव वैल्यू हो गई। और उसी के साथ साथ अगर मैं देखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 2ab से बड़ा है, डन, 2ab से बड़ा है। तो अगर 2ab से बड़ा है तो और इसके पास 3ab माइनस करने के बाद ये आ रहा है कहीं, समझ रहे हो, तो नहीं कि ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई, ये ओवरऑल हो गई वैल्यू पॉजिटिव, ये ओवरऑल हो गई वैल्यू पॉजिटिव। तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे हमें ना एनालिसिस करना है कि वो नंबर्स किस प्रकार से होंगे। आपने ये ले लिया, अब क्या हो सकता है दूसरा कोई निशान ले, है ना। मैं क्या करता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो मैंने, और ए और बी पॉजिटिव भी है, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ ले सकता हूँ। जैसे मान लो ए इक्वल टू 3 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया, डन, रख दो यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 13 में से 6 गए तो हमारे पास 7 बचेगा। उसके बाद ये वाले पार्ट्स में देखो सर, ये कितना हो गया 2ab, 2ab हो गया 12, और 12 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, कितना हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बना था 11 करो, तो ये बन रहा है 12, और इसमें से माइनस करेंगे 13, तो ये तो आ गया माइनस का 1। तो देख लो प्लस माइनस ही चल रहा है, तो प्लस माइनस यानी कि ये कौन सी क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है,
डन। आप किसी और भी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर सकते हो उसको। तो मैं सीधा से देख रहा है, ठीक है ना, ये तो सिली मिस्टेक थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो हमेशा कभी भी ऐसा पार्ट्स आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ध्यान से रखेंगे कि इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा है ना ध्यान रखेंगे। ओके डन। अब इधर साइड जाओ, द पॉइंट्स माइनस ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा बी, ए स्क्वायर कॉमा ए बी आर, ये हमसे पूछा गया था ये कैसा है। तो हमने बताया था इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। डन। अब इसमें पूछा क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के मतलब वर्टिसेस हैं, या फिर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हमसे ये पूछा गया था। तो कोई बात नहीं, हमने देख लिया था कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और फिर पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें आएंगी। तो हमने क्या किया, इसके बीच में डिस्टेंस लगा दी। तो मैंने क्या किया, ए बी का स्क्वायर फाइंड किया। ए वी का स्क्वायर, सर स्क्वायर क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने बताया था पिछली वाली क्लास में कि रूट से हमें बच जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से करिए किया सॉल्व, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी कि टू ए का स्क्वायर प्लस वी माइनस बी करेंगे तो टू बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना। ओके डन। अब इस वाले में से माइनस कर लेते हैं, बी सी की वैल्यू निकालते हैं, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर में से ए गया, तो सर ये तो माइनस तो नहीं होगा, ऐसा बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस वाले में से ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर में बाहर आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें कितना, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे भी हमने क्या किया, बी कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ए माइनस वन का होल स्क्वायर। देख लो ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि सर ये तो ऐसा बन गया ए माइनस वन का होल स्क्वायर और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब फैक्टराइज कर लिया एक तरीके से। अब आज आ जाओ इस पे सी ए स्क्वायर पे, तो सी ए स्क्वायर पे किया, तो ए बी माइनस ए, वो सॉरी ए स्क्वायर माइनस, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, और ए बी में से ये माइनस करेंगे तो ए बी प्लस बी हो जाएगा। अब बिल्कुल वही सेम काम हो गया ऊपरी की तरह। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इधर साइड बन जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस वन का, ए प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस वन का होल स्क्वायर। डन। तो ये हमारे पास आ गया। डन। अब हमने देखा कि ये तो हो गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन रहा है इस प्रकार का कन्वर्जन। डन। कि ए माइनस वन का होल स्क्वायर और इन टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस पैटर्न को आप देखोगे, थोड़ा सा गौर करोगे, तो हमारे पास ऐसा दिख रहा है हमें कि ए बी, है ना, ये इस प्रकार से देखो कि अगर मैं ना इसको थोड़ा अलग प्रकार से देखूं, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर जो है, मैं ऐसे लिखता हूँ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए माइनस वन के होल स्क्वायर के साथ, मतलब इस वाले को एक बार ना सॉल्व करके रख देते हैं, पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लूँ, यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए, मतलब माइनस टू ए और प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, और इस वाले में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। चलो मतलब सॉल्व किया इसको, तो बन गया ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए क्यूब माइनस का टू ए बी स्क्वायर, और ऐसे वन से किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम इसी हिसाब से इसको भी ओपन करते हैं, तो हमें क्या देखेगा, यहाँ पे जो माइनस क्रिएट हो गया उसकी जगह पे प्लस होगा बस, और कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सेम वही आएगा। तो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का टू ए क्यूब माइनस का टू ए बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्यों, प्लस ही लगेगा ना सर, क्या सारे प्लस का ही है नंबर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को ऐड किया, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को ऐड किया, तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वाले पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस वाले पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला बन जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो इस वाले में से कॉमन भी आ रहा है, इस वाले में से कॉमन आ रहा है 2a स्क्वायर। तो जैसे ही आप 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। और इधर साइड हमारे पास क्या है, ये तो लिखा ही है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये ना, ये तो ऐसा लिखा ही है। अब देखो ध्यान से देखा कि क्या किया हमने, यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइम पे हमारे पास ना ये वाला पार्ट्स तो नहीं बन रहा है, कोई भी दो वाली साइडों का सम तीसरे वाले के बराबर नहीं आ रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट्स है राइट एंगल टेंगल नहीं होगा सर, ठीक है, राइट एंगल टेंगल वाला पार्ट्स नहीं होगा, तीनों सेम नहीं आए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं होगा, है ना। और जो वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा सर ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही कोई भी दो साइडें बराबर नहीं आई, एक में प्लस आया तो एक में माइनस आया, तो ये भी नहीं हुआ। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन डी, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब इसका अगर मैं दूसरा तरीका मैंने कहा, क्योंकि अब तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ना अलग सी जाएगी, बड़ी बेकार सी होगी, है ना। तो ये आगे से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आगे से ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, हम लोग ये देख सकते हैं। तो 2a² + 1 है ना, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा a² + b², a² + b²। डन। तो ये आ जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं जो हमारे पास मैच कर जाए, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो हमने तीन ऑप्शन रिजेक्ट किए हैं, यहाँ पे रिजेक्ट किए हैं, तो इसलिए हमारे पास चौथा टाइप आ गया, मतलब कोलिनियर आ गया। अच्छा, दूसरा हमने एक और उसमें बात की थी जब हम लोग पहली क्लास में, कि अगर कोई कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो वो ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, और जब ट्रायंगल नहीं बनाते हैं तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। तो एक बार ना हम इनसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, क्या वो 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो क्या था, -a - b, तो पॉइंट है कुछ a, b, -a, -b, और a² ab, है ना, यही कुछ पॉइंट थे, यस यही पॉइंट्स थे। तो एक बार ना इससे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कैलकुलेट किया तो क्या आता था सर, हाफ ऑफ x1, है ना, x1 y2 - y3, है ना, याद है, जिस किसको याद है, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही फॉर्मूला था ना, बोलो बोलो जल्दी से, यस। तो x1 y2 - y3 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है -b और -ab, ये y2 है ये y3 है, एक वर्ग भी देते हैं ऊपर, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। डन। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट्स को। तो जैसे ही हमने सॉल्व किया तो a आ गया, ये वाला x1 आ गया, y2 - y3 किया तो हमारे पास आ गया माइनस का b और माइनस का ab प्लस x2, तो x2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर माइनस का a, अब y3 - y1, तो ab - b, ab - b प्लस x3 y1 - y2, तो 2b हो जाएगा ये। डन। अंदर मल्टीप्लाई करते थे तो ये बन गया माइनस का ab, अंदर किया मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस का a²b, यहाँ से भी हो गया माइनस का a²b, है ना, सही बात है, ओके डन। आगे सॉल्व किया इसको तो प्लस का ab आ गया, और यहाँ से आ गया 2a²b, 2a²b, तो इस 2a² से ये दोनों कट गए, और इस ab से ये ab कट गया, तो ये तो 0 बन रहा है, तो ये तो 0 बन रहा है, अगर 0 बन रहा है तो यानी कि इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो फिर ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो हमने ये वेरीफाई भी करा दिया तुम्हें, ठीक है, तो इसके हिसाब से ठीक है डन। तो ठीक था, मतलब कैलकुलेटिव था, अगर हम इस वाले पार्ट्स को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। मतलब अभी हम लोग क्या है पता, ये क्वेश्चन जो बड़े हो रहे हैं उनके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि हमने उस चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को यूज कर रहे हैं जो अभी तक पढ़ा है, वरना तो ये
दो दो लाइन में है ना ये सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम लोग बता देंगे कि ये चीज़ें ऐसे होंगी तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्चुअल बिल्डिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो सवाल वैसे ही मेथड से कैसे होगा अगर उतना ही हमने पढ़ रखा है तो। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन दे रखा था तुम्हें है ना कि प्रूव दैट दिस वर्टिसेस है ना ऑफ अ रोम्बस है ना। चलो बढ़िया है। तो क्या किया था सर, सबसे पहले ना इनको ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी और डी हो गया। तो सबसे पहले हम ए बी लेंथ निकालते हैं। तो ए बी लेंथ निकाली हमने तो कितना हो गया सर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो माइनस टू में से जीरो गया तो टू, माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, प्लस माइनस टू माइनस फाइव इज माइनस सेवन, और सेवन का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और इस पे आ जाएगा रूट। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 53। ऐसी हर जगह बनना चाहिए है ना। तो यह आ गया। अब बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 7 और ये 2, हाँ बी सी भी वही आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, अंडर रूट 53। सी डी कैलकुलेट, 2 बचा, यहाँ से 7 बचा, ये भी वही है, सही है। तो सी डी भी रूट 53 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 और 2, ये भी सही बात है। तो डी ए बी जो आया वो भी रूट 59 आया, मतलब 53 आया। तो नहीं कि हमारे पास क्या आ गया, यानी कि इन तीनों के मतलब चारों की जो है ए बी बी सी सी डी डी है, इस चारों बराबर है। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब चारों साइडें बराबर हैं तो ये क्या होगा, रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। फिर सर हम डायगोनल चेक करते हैं, क्या डायगोनल बराबर है। तो हम अब हमारे पास ना साइक्लिक में चलते हैं ना, तो साइक्लिक में अगर हम चले तो अगर हमने क्या देखा, ए बी सी डी, तो जो हमारे ए सी और बी डी हैं इनको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने चलो ठीक है कर लो। तो एक बार ए सी कैलकुलेट किया, तो ए सी कैलकुलेट किया तो 5 और 5, तो यानी कि ये तो हो गया हमारे पास 5√2 है ना। और एक बार मतलब है ना कौन सा किया था हमने, ए सी किया था, ठीक है 5। और ये इसके बाद अब बी डी कर लेते हैं, 5 और ये कितना हो गया 9 और ये 9। तो यानी कि ये सर जो बी डी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ रहा है 9√2, 9√2। तो नहीं कि इससे हमें क्या देगा सर, यहाँ पे जो डायगोनल है वो बराबर नहीं है। मतलब ये अगर D1 है तो ये D2 है, तो D1 जो है वो नॉट इक्वल टू D2 है। और जब D1 बराबर नहीं होता D2 के तो उस केस में वो क्या होता है, रोम्बस होता है। तो ये था हमारा जो हम लोग होमवर्क में कुछ 2-4 क्वेश्चंस दिए थे उनका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये होमवर्क डिस्कशन हो गया, डन। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि ये तो डिफरेंट सेंटर्स आएंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उन्हीं के ऊपर से ट्रायंगल के बेस्ड आएंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया था, उसके बेस्ड भी हम लोग को इनके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो क्लास में लिखा होता है उससे ये थोड़ा हो जाता है, जल्दी क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, बाकी हमें समझने में थोड़ा सा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ना कहते हैं कि कौन सा वाला, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी सेंटर। अच्छा यहाँ पे डाला नहीं है तो मैं डाल दूँ, जल्दी से लिख दो। तो ये सबसे पहले जो सेंटर है वो कौन सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। तो ये है सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं इसे, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं इसे, है ना। इसको जी से दिखा देते हैं हम लोग, है ना, सिंपली जी से दिखाते हैं तो ज़्यादातर ऐसे ही चलता है। तुम लोगों ने इसे से दिखा दिया। सर सी से क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि सी इसका वर्टेक्स होता है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं सी को, डन। आगे ध्यान से देखेंगे तो सर सबसे पहले तो ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, हमेशा चाहे कोई सा भी, पहले तो ये हम समझेंगे ना, पहले तुमने ये तो जाना ही नहीं कि ये सेंट्रोइड है क्या। तो सुनो, है ना, इनसे पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद एल्टीट्यूड, उसके बाद परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ये हमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, इनको बहुत माइंड में बिठा लो, ठीक है ना। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं वो हमेशा वर्टिसेस से निकलते हैं, वर्टिसेस से पास करते हैं, है ना, वर्टिसेस से पास करते हैं। तो पासिंग थ्रू वर्टिसेस है ना, पासिंग थ्रू वर्टिसेस। तो ये हमेशा ना मीडियन हुआ, एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये एल्टीट्यूड हुआ, ये हमेशा ट्रायंगल के वर्टिसेस से ही पास करते हैं। जबकि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है ये ऑलवेज नहीं करता है, कभी कभी किसी केस में, ठीक है ना। वो कौन से केस में वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जो मीडियन होता है वो क्या करता है, सुनना,
जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे भी बना लेते हैं, यहाँ पे भी बना लेते हैं, और यहाँ पे भी बना लेते हैं, ठीक है ना, हमने ये कर दिया। तो अब क्या है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने ऐसी एक लाइन बनाई जो इस ट्रायंगल की साइड्स को आधा आधा बांट रही है, बिल्कुल सेम, ऐसे हमने यहाँ से किया, आधा आधा बांट रही है, ठीक है ना, ऐसे। और सेम वही काम हम लोग इधर से भी करेंगे। तो नहीं कि ऐसा क्या किया कि सर मीडियन क्या करती है, मीडियन जो होती है वो वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो ये जो है वो मिड पॉइंट है, डी ई और एफ। मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये ना सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। अब यहाँ पे आ जाओ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या काम है कि ये वर्टेक्स से निकलता है, ठीक है ना, वर्टेक्स से निकलता है ऐसे। जैसे ही वर्टेक्स से निकला, ये क्या करता है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है ना, ऐसे कि ये हमारे पास ए बी सी, ठीक ना। तो ये क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर भी वर्टिसेस से ही निकलता है और उस एंगल को बाइसेक्ट करके चला जाता है। यानी कि एक ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकलती हो और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिले, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। अब एल्टीट्यूड क्या है सर, ये सामने वाली साइड पे ये भी वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड पे ना परपेंडिकुलर होती है। क्या सर ये आगे जाके मिड पॉइंट पे मिलेगी? नहीं, ऑलवेज नहीं, कभी भी, मतलब कभी 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 ऐसा होगा। क्या सर ये इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगी? कभी कभी, हमेशा नहीं। तो जो ऑलवेज वाली कंडीशन है वही मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए। तो क्या किया सर, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये एंगल बाइसेक्ट करती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सामने वाली ये एंगल तो बाइसेक्ट करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे जाके मिले। ये परपेंडिकुलर होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एंगल बाइसेक्ट करे या सामने वाले के मिड पॉइंट पे जाके मिले। बिल्कुल सेम काम ऐसे भी यहाँ पे। तो क्या किया, सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होगी, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी, डन, ओके। ऐसे ही सर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी, आई वो समझ में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होती है, पक्का। सर मीडियन वर्टेक्स से निकलेगी, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी, जरूरी नहीं है कि वो एंगल को बाइसेक्ट करे। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करते हुए वर्टेक्स से निकलेगी, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे जाके मिले। एल्टीट्यूड सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी, जरूरी नहीं है कि वो एंगल बाइसेक्ट करे, या जरूरी नहीं है कि वो मतलब मिड पॉइंट पे जाके मिले। इधर तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये तीन एक कैटेगरी के मान लो कि ये हमेशा वर्टेक्स से पास करते हैं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड। अब सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो क्या कहा मैंने कि जो मीडियन, जहाँ पे तीनों मीडियन जहाँ मिलती हैं आपस में, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, इन सेंटर। एल्टीट्यूड, जहाँ तीनों एल्टीट्यूड आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं। ओ से इसलिए बचते हैं क्योंकि ओ हमेशा मतलब कभी ओरिजिन के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए हम लोग एस से दिखाते हैं इसको। डन, ठीक है भाई। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ग्रेविटी सेंटर कौन सा पॉइंट है जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में जाके मिलते हैं। एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं आपस में उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब बचा हमारा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इस पे गौर करते हैं। तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। यानी कि ऐसी साइड, सुनेंगे, ऐसी साइड जो सामने वाले के
यहाँ मतलब ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो साम मतलब ये साइड जो जो भी जिस भी साइड पे लोगे आप उसको बाइसेक्ट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर क्या है? ऐसी लाइन जो साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसे बाइसेक्ट कर दे। ये तो साइड बाइसेक्टर है, तभी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। अच्छा अब सुनना मेरी बात। जैसे मान लो ये हमारी एक साइड है, इसको ये इसका मान लो मिड पॉइंट है, मान लो ये पूरी 6 सेंटीमीटर की थी, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब मैं तुमसे कहूँ इसकी बाइसेक्टर लाइन खींचो, मतलब जो इसको बाइसेक्ट कर दे, तो तुम इधर भी खींच दोगे तो भी ये बाइसेक्ट कर रही है, तुम ये खींच दोगे तब भी ये बाइसेक्ट कर रही है, तुम ये खींच दोगे तब भी ये बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब बाइसेक्टर तो बहुत हो गई लाइनें, लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तो केवल और केवल एक ही लाइन आएगी ऐसी, जो परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी। इसीलिए हम लोग ना परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर पढ़ते हैं। तो सर ऐसा एंगल बाइसेक्टर में भी होना चाहिए। कैसा? कैसा कि सर एंगल बाइसेक्टर भी ऐसा होना चाहिए, तो फिर उसमें तो और सारी लाइनें निकलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने एंगल को थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो क्या एंगल कम हो जाएगा? देखो इधर उधर करोगे कम हो जाएगा। तो इसलिए एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक ही लाइन होती है, उसमें डबल डबल नहीं आती। लेकिन साइड बाइसेक्टर में बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं, तो इसीलिए हम उसको यूनिक बनाने के लिए परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो जिससे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर से केवल एक और केवल एक ही लाइन आएगी। डन। बिल्कुल सेम काम इस पे भी किया, इस पे भी किया। जो साइड को बाइसेक्ट करे और 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो साइड को बाइसेक्ट करे और 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे 90 डिग्री को हम लोग ना ऐसे थोड़ा रेक्टेंगल टाइप से दिखाते हैं, और ऐसा, ठीक है ना। तो ये भी इस प्रकार से आ गया। डन। ऐसे, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर क्या होगा? ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए उस पे, और मिड पॉइंट पे, यानी कि क्या है, किसी साइड के मिड पॉइंट पे 90 डिग्री बनाने वाली जो लाइन है वही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है। क्या सर परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर सामने वाले के वर्टेक्स पे जाके मिलती है? फिर वही बात कि नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होगा, हमेशा नहीं। तो हम लोग जो कह रहे हैं बस उस चीज को पहले ध्यान देंगे, और कब होगा कैसे होगा वो बता दिया जाएगा। डन। तो ये चीज ध्यान रहेगी, ध्यान रहेगी ना। तो हमने क्या देखा? अब ये जहाँ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जहाँ पे मिले हैं आपस में, ये इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जिसको एस से दिखाते हैं। तो अब एक बार सम अप कर देते हैं इसको। सर क्या है ना, जी पॉइंट, ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। आई क्या है? इन सेंटर, इन सेंटर। ये एच क्या है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और एस क्या है? सरकम सेंटर। देन कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ मीडियंस। कॉन्करेंसी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे सारी मीडियंस मिल रही हैं। कॉन्करेंसी पॉइंट्स ऑफ मीडियन इज ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। Concurrency point of angle bisector is in center. Concurrency point of altitudes is orthocenter. और concurrency point of perpendicular side vector is circumcenter. डन। ध्यान रहेगा ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल एकदम फिक्स तरीके से। आई बात समझ में? डन। अब ना हम थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा काम करते हैं। क्या क्या सुनेंगे सभी लोग? अब इनके सबसे बड़े बड़े डायग्राम लेते हैं हम थोड़ा सा उठा के। हो जा भाई सिलेक्ट, हो गया। यहाँ से हमने किया इसको कॉपी, जो अपनी नई साइड है, स्लाइड है, इस पे हम करेंगे थोड़ा पेस्ट। ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। डन। अब तुम देखो, क्या इस ग्रेविटी सेंटर ने इस ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में बांट दिया? देखो ये वाला, ये एक एरिया, उसके बाद, है ना, और देख लेते हैं, ये वाला एरिया दिख रहा है, और एक
ये वाला एरिया दिख रहा है। तो ये जो ग्रेविटी सेंटर ने, इसमें ग्रेविटी सेंटर प्लस दो वर्टेक्स जब ऐसे मिलते हैं तो तीन इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से सुनना, कि ग्रेविटी सेंटर ने, इस जी ने क्या किया, पूरे ट्रायंगल एबीसी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से क्या होगा, अगर जिसके मैं वर्टिसेस की बात करूं, जिसके वर्टिसेस की बात करूं, उनमें एक जी होगा और एनी टू वर्टिसेस, रिमेनिंग वर्टिसेस जो भी होंगे, कोई भी दो बचे हुए, समझ रहे हो, ऐसे होगा। अब मैं इस चीज को और थोड़ा सा कम करूं, हो गया। अब मेरी बात सुनना फिर दोबारा, कि सर डार्क कलर लो, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं इन एरियन को देखो, इसको 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 और इसको, तो अब की बार ये 6 ट्रायंगल बटे, 6 ट्रायंगल्स बने, जहां से क्या है कि सुनना, ये 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट्स हैं। तो ग्रेविटी सेंटर जो है वो पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और ऐसे ही तीन, यानी कि अब हमारे पास क्या है, मैं कहने का मतलब है, हमारे पास यहाँ पे मैं जो लिखवा रहा हूँ, यानी कि ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल एबीसी को इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा, है ना, तीन पार्ट्स बनाएगा, इक्वल एरिया, तीन पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया। और यही ट्रायंगल एबीसी को 6 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है, 6 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ग्रेविटी सेंटर तीन इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है ट्रायंगल को में, या फिर 6 ट्रायंगल्स में आपस में डिवाइड करता है। जब तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ध्यान से देखना पड़ वहां पे कि एक ग्रेविटी सेंटर होगा, बाकी दो वर्टेक्स होंगे। जब 6 में करेगा तो तुम खुद देखो, 6 में करेगा तो जी ई सी, जहाँ पे जी तो होगा ही, जो होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो काम करते हैं वो क्या होगा, जी होगा, मिड पॉइंट होगा, और एनी वन वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो वो तुम अपने हिसाब से देखना कि किस प्रकार से होता है, ठीक है, ध्यान से, ध्यान हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीजें, बात आई बस तुमने, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी ज्योमेट्री चल रही है ग्रेविटी सेंटर की, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ईच मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो 2:1 में ईच मीडियन को डिवाइड करता है, ईच मीडियन, 2 वर्टेक्स की साइड से और 1 मिड पॉइंट की साइड से, मिड पॉइंट की साइड से, ठीक है ना। ये सारा कुछ लिखा है, वो अभी मिल जाएगा तुम्हें। यानी कि ये क्या होगा, 2:1, वर्टेक्स की तरफ से दूसरा दो हिस्सा और इसकी तरफ से एक हिस्सा, मतलब जो मिड पॉइंट है उसकी तरफ से एक हिस्सा, ऐसी सेम यहाँ 2:1, 2:1 ऐसे। तो सर अगर इनके रेशियो सेम है तो ये साइडें भी सेम होंगी, नहीं, नहीं, क्यों सर, अगर मैं तुमसे कहता हूँ 1:2, मेरे पास 1 रुपए है, 2 रुपए है, उसका रेशियो 1:2, मेरे पास 10 रुपए हैं और 20 रुपए हैं, तुम्हारे पास तो कितना हुआ, 1:2, मेरे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, तो रेशियो कितना हुआ, 1:2। यानी कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बिल्कुल काट कूट के, मतलब जो भी रिड्यूस हो सकता है वो बिल्कुल, तो हमेशा 1:2, मतलब ऐसा बना। अब तुम देखो यहाँ पे भी 1:2 है, यहाँ पे भी 1:2 है, यहाँ पे भी 1:2 है, लेकिन अगर तुम एक्चुअल क्वांटिटी देखोगे तो अलग अलग है। तो ध्यान से देखना, हमेशा समझना कि रेशियो के इक्वल होने से साइड का इक्वल होना नहीं है, आई उसमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्लियर। और उसके बाद तो हमने क्या देखा कि ईच मीडियन जो है वो, मतलब ग्रेविटी सेंटर जो है वो ईच मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा या फिर 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। जब 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो उसमें से एक ग्रेविटी सेंटर होगा, दो वर्टेक्स होंगे कोई भी। जब 6 एरिया में बांट करेगा, मतलब 6 ट्रायंगल्स के एरिया में बांट करेगा, तो फिर क्या होगा कि उसमें से एक ग्रेविटी सेंटर होगा, एक मिड पॉइंट होगा और तीसरा कोई एक अलग वर्टेक्स होगा, मतलब तीन ही होंगे, तीन ही ट्रायंगल से, मतलब 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में, डन हो गया। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास मैंने तुम्हें बताया था जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, तो दुनिया जहाँ में तीन ही टाइप के ट्रायंगल्स हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब होगा? जब तीनों साइड मतलब जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्रायंगल जब जब एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो बचे हुए उनका सम 90 डिग्री हो। तो यानी कि दोनों कैसे हो गए 90 से छोटे। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सा था? जब एक ट्रायंगल मतलब इस एक एंगल 90 से बड़ा और बाकी दो 90 से छोटे, मतलब 90 छोटे और हम ऐसे कह सकते हैं बाकी बाकी दो सम का जो होगा वो 90 से छोटा ही होगा, मतलब एक्यूट होगा। अब वो कैसे हो रहे हैं वो हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मतलब 90 से छोटे ही रहेंगे वो हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये चीजें आ गई। अब अगर पास दुनिया जहाँ में तीन ही प्रकार के ट्रायंगल हैं, तो एक बार ना इनकी समरी बना लेते हैं। तो एक बार हमने क्या किया, एक ये ट्रायंगल बना लिया और एक बार ना हम थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कुछ ऐसे लिया और एक एंगल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कुछ ऐसा 90 से बड़ा हो गया और ये रहा, डन, ऐसा। क्लियर? अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को बनाएंगे, तो ध्यान से देखना, देखते रहना, ठीक है। अब ये रहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे मैंने दिखाई दिए सारे। अब राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में देख लेते हैं हम लोग, ग्रेविटी सेंटर कहाँ रहेगा, इन सेंटर कहाँ रहेगा, और सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। तो वो चीज़ देख लेते हैं, सुनना मेरी बात। सर मीडियन इसमें ड्रॉ करते हैं। मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाले के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाले की साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। ग्रेविटी सेंटर कहाँ आया? अंदर, अंदर, अंदर आया, ठीक है, डन। राइट एंगल ट्रायंगल में भी सब चल रहा है। सर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सर जो सामने वाली साइड मतलब वो एंगल को बाइसेक्ट करे, सर एंगल को बाइसेक्ट करे, ठीक ना, और एंगल को बाइसेक्ट करे, कुछ ऐसा। कहाँ आया इन सेंटर? इसके अंदर, ठीक है। अब क्या बचा? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, सर इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है ना, इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कहाँ मिला? यहाँ पे। मतलब सरकम सेंटर थोड़ा सा खास जगह पे है, और खास जगह भी सुनो, सरकम सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ ऑर्थो सेंटर में। सर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, तो यही लाइन रहेगी, यही लाइन रहेगी। अरे बोलो ना, यही लाइन रहेगी, इसके अलावा कोई परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं। सर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसी जाएगी। सर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, तो ये रहे। अब तुम बताओ तीनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं? इस वाली जगह पे, तो ये रहा ऑर्थो सेंटर। तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उसका वही होता है जहाँ पे 90 डिग्री का वर्टेक्स है। तो मतलब हमें ना बहुत अच्छी चीजें मिली। इस जो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है, जो सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर है वो राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा स्पेशल है। सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे और ऑर्थो सेंटर उसके 90 डिग्री के खुद वर्टेक्स पे। बड़ी अच्छी बात है ना। तो अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और हमने क्या किया, उसने पूछ लिया कि बताओ इसका वो क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर बता दो कहाँ होगा, और मैंने क्या किया, नेचर ऑफ ट्रायंगल निकाला, और नेचर ऑफ ट्रायंगल पे निकालने पे हमें पता चला कि अरे ये तो कैसा है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका वो वाला वर्टेक्स देख लो कि जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, भाई ऑर्थो सेंटर हो गया। अच्छा मान लो सरकम सेंटर, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस की लेंथ निकालेंगे, उसके मिड पॉइंट पे जो भी पार्ट्स बनेगा उसका वर्टेक्स निकाल लेंगे। और हमें निकालनी भी नहीं पड़ेगी लेंथ, क्योंकि जो वर्टेक्स दे रखे होंगे उनके मिड पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे ना, मिड पॉइंट वाला, भाई आ गया। तो बहुत अच्छे केसेस हैं ये, तो ये ध्यान रखेंगे। और लिखा भी है पीछे साइड में, कोई दिक्कत नहीं, तुम ध्यान रखें। तो इसमें सारी चारें मतलब सारी बातें आ गई। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। सर एंगल सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलाया मीडियन, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलाया मीडियन, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलाया मीडियन, अंदर ही रहा। एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करोगे यहीं रहेगा। तो मतलब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, चाहे मतलब वो ग्रेविटी सेंटर हो या सेंट्रोइड हो या फिर इन सेंटर हो, ये हमेशा चाहे कोई सा भी ट्रायंगल आ गया वो हमेशा उसके अंदर ही रहना है, डन। लेकिन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में थोड़ा सा रहता है, ठीक है, तो देख लेंगे। अब हम सबसे पहले ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करते हैं। सर ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर। अब सामने वाली साइड तो नहीं थी लेकिन हमने तब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। सर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अब जो भी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर यही रहा। सर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर यही रहूंगा,
ठीक है ना। अब इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। परपेंडिकुलर ऐसा बना, सॉरी, ये ऐसा बनेगा ना, ये सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आता है। और इसको जब तुम बढ़ाओगे आगे तो अभी ये मिलेंगे कहाँ पे, ये देख लो सर, ये ऐसे, ये, ठीक ना। तो हमने क्या किया देखना, यहाँ से जब वर्टेक्स पे निकालेंगे तो ये सोचो, ये इससे इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये आ गया ऐसा, ये वाला यहाँ आ गया। अब तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ होता है, तो तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ यहाँ होता है। तो ऑर्थो सेंटर यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर पाया जाता है, बाहर पाया जाता है। डन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा। इसके बाद हमारे पास बचा है सर, मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, एल्टीट्यूड खिंच गया, है ना। अब बचा हमारे पास परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ओके। इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा यहाँ पे कहीं, कुछ ऐसे, हाँ। और इसका कहीं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऐसा होगा कहीं, मतलब जो भी खींचोगे तुम, यहाँ से तो नहीं, हमेशा जरूरी नहीं, तो मैंने इधर कर दिया, ठीक है ना, ऐसे आ गया। तो इसका सरकम सेंटर भी कहाँ है, बाहर है, बाहर है। तो मैं क्या देखने को मिला कि सर जो सरकम सेंटर है और ऑर्थो सेंटर है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमेशा बाहर रहता है, हमेशा बाहर रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारी थी हमने यहाँ पे एक ही बार में समअप की है। अब हम लोग ना जो डायरेक्ट रिजल्ट है उन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कहाँ गया भाई, हम्म, ये रहा। सबसे पहले तो क्या लिखा है, पहला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, पहला पॉइंट पढ़ो, ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। हाँ सर, अभी हमने प्रूव भी किया है, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, ये हमेशा उस ट्रायंगल के अंदर ही रहना है। दूसरा, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। बिल्कुल सर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सर, जो सेंटर्ड होगा या ग्रेविटी सेंटर होगा वो ईच मीडियन को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है जिनका रेशियो 2:1 होता है। हाँ सर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सर ये क्या नई बात है, यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, तो ये है ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ये हैं ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। यानी कि क्या है कि सर ग्रेविटी सेंटर में हमारे पास क्या होता है, सुनना मेरी बात, कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग समअप कर देते हैं, पीछे वाले पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इस वाली जगह पे और लगा देते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला लिख लेते हैं, अल्फा, है ना, अल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू x2 प्लस गामा इंटू x3 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमा अल्फा इंटू y1 बीटा इंटू y2 प्लस गामा इंटू y3 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सर वहाँ तो अलग फॉर्मूला था, आपने बिल्कुल अलग लिखवा दिया, ये क्या मतलब है, उसके बारे में अभी हम समझाते हैं क्या है, ठीक है ना। फॉर सेंट्रोइड, फॉर सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है ना। फॉर इन सेंटर, फॉर तुम्हारा एल्टीट्यूड मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और फॉर सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है ना। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल देखने में जो सिमिलर है वो ऐसा ही दिखेगा, फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज होंगी, वो कैसे होंगी वो सुनो। जो सेंट्रोइड अगर ग्रेविटी सेंटर लिखना है आपको, तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों को 1 1 ले लेना। तो अब कैसा बन जाएगा सर, 1 लेंगे तो 1 का इंटू करने पर वही रहेगा, यानी कि ऐसा देखेगा 1 इंटू x1, 1 इंटू x2, 1 इंटू x3 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कैसा आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या यही था,
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 3। यस सर, ऐसा ही था। तो ये हमारा इस प्रकार से ये हो गया। इनके क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग ये तीनों सेंटेंस पहले खत्म करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ सर। इन सेंटर जल्दी बताओ। ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, अभी हम लोगों ने प्रूव किया। फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर, यस सर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां मिलता है। इट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स इन सर्कल। अब सर इसको इन सेंटर क्यों बोलते हैं, तो वो सुनो। इसको इन सेंटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग ना इस इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों साइडों को टच करता हुआ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर। तो सुनो, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल। अगर ये इन सर्कल है ना, इन सर्कल, इन सर्कल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात, इसको इन सर्कल बोल दिया, और इन सर्कल के बाद हमारे पास क्या आएगा, सुनना मेरी बात। अगर ये सर्कल है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। इसकी रेडियस को बोलते हैं हम लोग इन रेडियस, इन रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। इस स्मॉल आर का फॉर्मूला भी लिख दो। इसका स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस। अब यहाँ पे डेल्टा क्या होगा सर? डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो भी दे रखा है, मतलब फलाना डिम का जो भी ट्रायंगल आ जाए। और इस एस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी सर साइड्स होती थी, पिछली क्लास में हुआ है, बताया गया था वहाँ पे। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो ये सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। अगर कभी यहीं पे एक डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, यहीं पे एक डायरेक्ट रिजल्ट और लिख दो कि अगर कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है ना। आई बस में क्या कह रहा हूँ मैं, ये वाली बात कि अगर कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बनाया है, तो ये भी इन सर्कल है, क्योंकि ये तो एक राइट एंगल मतलब एक ट्रायंगल के अंदर ना, तो इसकी रेडियस जो होती है, फॉर्मूला ये भी लिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ना एक डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, तो बहुत चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये रेडियस आर है। तो इस एरिया, अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूँ, तो इसका एरिया होता है पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। सर ये p प्लस बी क्या है? ये p और b कहाँ से आ गए? तो p का मतलब है परपेंडिकुलर बेस, और h का मतलब है हाइपोटेनस। डन। तो इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ध्यान भी रखना। ये भी फॉर्मूला तो वैलिड है ही, हर जगह ही वैलिड है, लेकिन ये स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और है ना। और सुनो एक बात कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। जो इन सेंटर होता है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं अगर वैसा आ जाए कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ऐसा यूज कर सकते हो। तो जो इन सेंटर होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है हर साइड से। क्यों सर? उसका रीजन है क्योंकि सर ये रेडियस बनाएगा, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो देख लो ये भी साइड बराबर होगी, ये भी साइड बराबर होगी, तो तीनों साइडें बराबर हैं, तो यानी कि ये इक्विडिस्टेंट हो जाता है। डन। ओके। तो ये भी पॉइंट कवर हो गया, है ना। सो सेंटर इसकी इन सर्कल की बात भी होगी, इन सर्कल की हमने इन रेडियस जान ली, डेल्टा वाई एस। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए p प्लस बी माइनस एच बाई 2। इन सर्कल वो वाला मतलब इन सेंटर वो सेंटर है जो सारी साइड से इक्विडिस्टेंट होता है ना। ये भी बात आ गई। अब आ गया कोऑर्डिनेट्स। इसके सर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? तो अगेन फिर आ जाओ पीछे वाले स्लाइड में। सर इन सेंटर के लिए क्या करते हैं, अल्फा को, अल्फा को ले लेते हैं ए, बीटा को ले लेते हैं बी, और गामा को ले लेते हैं सी। जहाँ पे ए बी सी क्या है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब आ जाओ ऑर्थो सेंटर।
है ना। आ जाए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या करते हैं सर, अल्फा को लेते हैं टेन ए, बीटा को लेते हैं टेन बी, गामा को लेते हैं, बीटा को लेते हैं टेन बी, और गामा को लेते हैं टेन सी। अब सर ये ए बी सी क्या है, ये हैं उनके एंगल। तो हमने बताया था पिछली क्लास में, एंगल से या वर्टेक्स से हम लोग कैपिटल लेटर को दिखाते हैं। अब आ जाओ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर में सर अल्फा को लेते हैं साइन टू ए, बीटा को लेते हैं साइन टू बी, और गामा को लेते हैं साइन टू सी। सर यही क्यों लेते हैं, यही क्यों लेते हैं, इनसे ये बनता है। तो सुनो, इसके पीछे का रीजन है, जब तुम ज्योमेट्री पढ़ते हो तो ज्योमेट्री में क्या होता है, जो सामने वाली साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है ना, वो आता है। क्या कहा मैंने, जिस मतलब जब तुम लोग मीडियन मतलब मीडियन को ड्रॉ करते हो, तो सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांटता है सर, मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। तो मिड पॉइंट का तो 1:1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1:1 हुआ था। अच्छा, जब इन सेंटर जो है, ये भी सुन लो, इन सेंटर में आएगा, अभी हम लोग इन सेंटर में लिखा देंगे। तो ये रहा, तो जो डी है ना, यहाँ पे लिख लो एक बार, है ना, अगर अच्छा रहेगा तो। ठीक है ना, जो मीडियन है वो सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड कर देती है, मतलब मिड पॉइंट पे जाके मिलती है ना, इसलिए तो ये ऐसा जितना होगा वही साइड ये भी होगा, तो ये ऐसे 1:1 में डिवाइड कर देती है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो एंगल बनाने वाली साइड्स है। सर इस एंगल को बना रही है ये साइड है, ए बी और ए सी। सर एंगल बी के सामने वाली साइड को हम लोग बी से डिनोट करते थे, एंगल सी के सामने वाली साइड को सी से डिनोट करते थे। तो यानी कि सामने वाले का रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, C:B, C:B। डन, ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि यानी कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है ना। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही जब तुम यहाँ पे लोगे, अब तुम देखो, ए से खींचा तो सी और बी मिला, तो जैसे तुम यहाँ से ए से खींचते हो तो सामने वाला जो रेशियो मिलता है वो तुम्हें ऐसे ही मिलता है, 10C:10B। मतलब जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसे ही जब यहाँ से ए वाले साइड को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है sin 2C:sin 2B, ऐसे, और बस उन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे पास ये बना हुआ है पूरा पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसलिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इस प्रकार से लिए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट्स आ गया। अब इन सेंटर में क्या बात था, ध्यान से सुनो, जो इन सेंटर है उनको ये मीडियन वाला पार्ट्स भी आ जाता है कि मीडियन कैसे डिवाइड करता है, ये भी चीज़ आ जाती थी। तो सुनना मेरी बात, कि जो जैसे ग्रेविटी सेंटर में क्या था, पीछे वाले में पहुंचे हम, यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो जो ग्रेविटी सेंटर था उसमें क्या था सर, ये 2:1 में डिवाइड कर रही थी, है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये 2:1 में डिवाइड करती है, हाँ या ना। यस सर, 2:1 में डिवाइड करती है, ये 2:1 में डिवाइड करती है। तो जो एंगल बाइसेक्टर इधर साइड से वो कैसे बनता है, इन दोनों का सम बाई दिस। तो ये क्या आ जाएगा, B+C/A। तो मतलब इसका रेशियो ये रहता है। तो जो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे अगर मान लूँ मैं D पॉइंट मान लूँ, तो AI से ID का जो रेशियो है वो होगा B+C इज टू ए। मतलब अब वो C+B, B+C जैसे भी आ जाए, ठीक है ना, ऐसे आ जाता है। तो C+B लिख लो, वैसे सही से लिख दो तो और अच्छी बात है, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो C+B इज टू ए, है ना। तो इज टू के लिए हम लोग ऐसे लगा देंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इसको D मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी लिख दो, AG से जो GD का रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है, ठीक है ना। बाकी इसको हम लोग अगर ज़्यादा होगा तो इसके लिए हम लोग ना कल की क्लास में इसका जो भी प्रूफ वगैरह होगा तो हम लोग देख लेंगे, है ना। कल की क्लास में इसका प्रूफ वाला पार्ट्स डालवा देंगे। बाकी इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, इस वाले पार्ट्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, इनका क्लियर। अच्छा, इस ग्रेविटी सेंटर वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा सा लिया भी था अच्छे से, ये वाला पार्ट्स था,
तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे आज ना इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, एक डेरिवेशन और कर लेते हैं। चलो इसको डेरिवेट है ना ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लूँ x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लूँ x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट मान लूँ मैं x3, y3, तो तुम मजा बताओ ये डी है। डी सर इसको 1:1 में बांटता, अभी पीछे वाले में पार्ट में हुआ है। तो अगर मैं इस डी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा सर, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का तो डायरेक्ट लिख जाता। क्या होगा x2 + x3 अपॉन 2 प्लस बाई 2 अपॉन 2, क्योंकि हमें मालूम है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। डन, ऐसे हो गया। अब मैं ध्यान से देखना, मैं इस जी के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये ए भी पता है, मुझे डी भी पता है और रेशियो भी पता है, तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो मैं जी के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, जी के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ x, y। तो क्या होगा तुम सुनो, सर 2 का मल्टीप्लाई होता था इधर और 1 का मल्टीप्लाई होता था उधर साइड। तो जब तुम 2 का मल्टीप्लाई इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा x2 + x3 अपॉन अपॉन, जल्दी बोलो, ये तो कट गया ना, ये तो कट ही गया। अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा इस x1 के साथ, x1 अपॉन अपॉन में सर इन दोनों का सम, तो 2:1 यानी कि 3 आ गया। ऐसे ही सेम बाई वाले के साथ करो, 2 का मल्टीप्लाई होता था इधर, तो जैसे तुम 2 का मल्टीप्लाई इसके बाई कोऑर्डिनेट के साथ करोगे तो ये कट जाएगा, तो बाई 2 + बाई 3, और 1 का मल्टीप्लाई होगा इस साइड बाई 1 के साथ, तो बाई 1 अपॉन में 3 आ गया। अब ऐसे तुम उसका भी प्रूव कर सकते हो, पीछे वाले के इन सेंटर का भी, है ना, बिल्कुल सेम वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारे HW में, कि HW में तुम क्या करोगे, उस इन सेंटर को प्रूव करोगे, है ना। तो फॉर्मूला प्रूफ ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर। देन आगे आगे, आज हम पहले सेंटर खत्म करेंगे उसके बाद देखेंगे। हाँ ये रहा, अभी आ गया। अब जैसे इन सेंटर हम उसको बोलते थे क्योंकि उसमें ना हम लोग एक इंस मतलब अंदर एक सर्कल बना सकते हैं उस ट्रायंगल के। अब यहाँ पे सरकम सेंटर उसे बोला जाता है कि जब हम लोग उसके एक बाहर ट्रायंगल क्रिएट करें और वो ऐसा जाए जो तीनों वर्टेक्स से टच करता हुआ जाता है, वहां पे तीनों साइड से टच करता हुआ जाता है, यहाँ पे क्या होता है, तीनों 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 वर्टेक्स से टच करता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे पहला पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। यस सर, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस, अभी बता दिया। मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, यस सर हमें पता है, क्योंकि सर इनसाइड में क्या होता था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड रहता था हमेशा सारे केसेस। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो था, है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस था, ये लिखा भी है देखो, इस फोर्थ वाले पॉइंट में देखो, फोर्थ वाले पॉइंट में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। डन। और जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था वहां पे बाहर था, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाहर था, आउटसाइड द ट्रायंगल, और इस पे लिख दो किस में, ऑब्ट्यूस में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ये बाहर था। आगे आ गया, थर्ड वाला पॉइंट कवर कर दिया, डन ना। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, फिफ्थ सर अभी कर दिया आपने, ये तो बता ही दिया कि यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा में sin 2a sin 2b sin 2c आते हैं। इसको क्या है बस देखना है, इसकी शक्ल याद करनी है बस, इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, बस ऐसा देखना है, वो हमने पहले बता भी दिया, बिल्कुल सिमिलरिटी से हमने याद करवा दी है। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, क्यों यूज होता है सुनो, उसके पीछे का रीजन। तुम मुझे बताओ, ये अगर सरकम सेंटर है तो इसको क्या बोलोगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। राइटिंग पे मत जाया करो, राइटिंग तो वैसे अच्छा है, अभी पेंटेप से सही नहीं आता, सरकम सर्कल। अब इसको क्या करेंगे सर, इसकी फिर कोई ना कोई रेडियस होगी, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, और जिसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। इस कैपिटल आर का फॉर्मूला लिखो सर, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है A × B × C, सर ए बी सी क्या है, साइड्स, अपॉन में 4 डेल्टा, 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनको पीछे बता चुका हूं इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ए बी और सी क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन, ये भी आ गया। सर ये भी यहाँ पे एक बात थी कि ये जो ना है वो पासिंग थ्रू 3 वर्टेक्स, यानी कि पास करता है,
सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी सर रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, तो ये भी आर, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो तीनों आर हो गए। बिल्कुल सर, ये तीनों आर आ गए। जब तीनों आर है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सरकम सेंटर ये इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम वर्टिसेस, वो साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, ये वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमेशा कभी भी हम इसको ना यूज करते हैं। अगर हमें कभी याद करना, मतलब हमें कभी निकालना भी होता है, फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सुनना मेरी बात, हम लोग ना इसको यूज कर लेते हैं, ओ से लेके ए तक का स्क्वायर। मतलब अगर मैं, चलो इसको एक्स वाई जेड मान लिया, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड के ही टर्म में लिख देता हूँ। तो अगर एक्स वाई जेड ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो ओ से लेके एक्स तक की दूरी, ओ से लेके बाई तक की दूरी, ओ से लेके जेड तक की दूरी, इनके ये सेम होंगे, तो उनके स्क्वायर भी सेम होंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयरिंग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। इसका एक दूसरा तरीका भी है। तो पहला तरीका सर फॉर्मूला लगा दिया अगर हमें पता है एंगल तो, दूसरा तरीका इन डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज कर लिया, तीसरा तरीका डिस्कस लेटर, है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। डन। अच्छा, अब आ जाओ ऑर्थो सेंटर वाली बात पे। सर इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, पता है सर। सर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस प्रकार के, सर पीछे डिस्कस हो चुका है। इट मे ले इनसाइड और आउटसाइड, यस सर ये आउटसाइड होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में तो वर्टेक्स पे मिल जाता है हमें, है ना, वर्टेक्स पे मिलता है जो इसका 90 डिग्री होता है। और ऑर्थो सेंटर मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है उसमें ऑर्थो सेंटर बाहर होता है, बाहर होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका ये एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे बाद में। क्यों बाद में करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं सरकम सेंटर और ये, इनको दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूला यूज नहीं करते हम लोग। कैसे करते हैं, जब हम लोग लाइंस पढ़ेंगे तब हम बताएंगे उस पर, क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोगों ने स्लोप भी नहीं पढ़ा है। तो उन चीज़ों को भी जब पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका जो दूसरा मेथड है, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म, सर बता चुके हैं आप। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है भैया जी, ये इंपॉर्टेंट है भैया जी, कौन सा, कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सेंटर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो मतलब ये तो सर बहुत ही अच्छा होगा। अगर मान लो मैं कभी नेचर ऑफ ट्रायंगल निकाला और वो आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका सरकम सेंटर निकाल, मतलब उसका सेंट्रोइड निकाल लो, जो कि तीनों वर्टेक्स मतलब जो तीनों एक्सिस का सम और तीनों ऑर्डिनेट्स का सम, मतलब एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स का सम, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स का सम ही वही आता है आंसर, डिवाइड बाई 3 कर देना, मार देना, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सेंट्रोइड बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो वही इन सेंटर हो गया, वही सरकम सेंटर हो गया, वही ऑर्थो सेंटर हो गया, सब वही हो गया, कोइंसाइड हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में वो तीनों एक ही जगह होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो सुनो मेरे से, जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो सुनो मेरे से। अगर कभी कोई तुमने ट्रायंगल बनाया, मेरी बात गौर से सुनना, कोई भी तुमने ट्रायंगल बनाया और उसमें क्या है कि ये दो साइड सेम, मतलब ये साइडें सेम है, ये साइडें सेम है, सुनना मेरी बात, ये साइडें सेम है, तो इनके बीच में से, सुनना मेरी बात, तो इनके बीच में से जो मीडियन होगी, सुनना यही वाली पार्ट्स, अगर ये दोनों साइडें सेम है, ये दोनों साइडें सेम है, तो मीडियन, मीडियन कॉमा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और उसके बाद एल्टीट्यूड, और लास्ट कौन सा बचा हमारे पास सर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अगर कोई दो साइडें सेम हैं, उनके बीच में से कोई सी भी, ये इनमें से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, तुमने मान लो ये मीडियन ड्रॉ करी, तो वो मीडियन जो है वही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी बन जाएगी, वही एल्टीट्यूड भी बन जाएगी, वही एंगल बाइसेक्टर भी बन जाती है। अगर मान लो तुमने परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो बाकी बची हुई 3 बन जाएगी वो। अगर मान लो तुमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वही मीडियन, वही एंगल बाइसेक्टर, वही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बन जाएगी। समझ रहे हो, तो ये चीज होती है।
क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो मेरी बात, कि अगर कभी भी दो साइडें सेम है, मतलब जो साइडें सेम है, जो साइडें, जो दो नहीं, जो साइडें सेम है, उनके बीच से खींची गई मीडियन, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, चारों एक ही लाइन होती है, अलग अलग नहीं आती, मतलब वही रहती है सेम। और यही रीजन है कि जब तुम इक्विलेटरल एंगल लेते हो तो उसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो मतलब वो लाइन ना यूनिक बन जाती हैं, और जब यूनिक बन जाती हैं तो वहीं फिर सरकम सेंटर बन जाता है, वहीं ऑर्थो सेंटर बन जाता है, वहीं सारे बात जाते हैं। लेकिन सर अगर हमने आइसोसेलेस एंगल लिया तो अब सुनो मेरी बात, क्या होगा, जो दोनों साइडें मतलब तुमने ये सारी बराबर थे, तो इनसे तुमने लिया खींचा, तो ये तो काम कर गया, मतलब यही सारी मीडियन भी हो जाएगी, यही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होगी, वही एल्टीट्यूड हो जाएगी, वही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो तुम मुझे बताओ, लेकिन जब तुम यहाँ से खींचोगे मीडियन, यहाँ से जो खींचोगे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, वो तीनों अलग अलग आएंगे। समझ रहे हो, बाई चांस अगर दो सेम आ गई, लेकिन हमेशा अलग अलग होंगे, चारों एक जैसी नहीं होंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या कहा कि जो साइडें सेम होती हैं उन्हीं से ये चारों एक जैसी निकलते हैं। और अगर वो दोनों साइडें सेम सेम वाली नहीं है और उनके बीच से तुम निकाल रहे हो, वो सेम नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा तुम मुझे बताओ, अगर मान लो कहीं भी जाएंगी इसमें, मान लो इसकी तीनों मीडियन ऐसी पास कर गई सपोज, तो यहाँ पे तुम्हें सेंटर मिल जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे कहीं ऐसा, मतलब ये ऑर्थो सेंटर था, है ना, ऐसी परपेंडिकुलर खींचे तो ऑर्थो सेंटर आ गया, यहाँ से खींची तुमने, वो मीडियन आ गई, तो ये तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर हो गया। और मान लो यहाँ से तुमने कुछ परपेंडिकुलर साइड वेक्टर ड्रॉ किया, तो कुछ यहाँ पे मिल गया तुम्हें परपेंडिकुलर साइड वेक्टर एस। तो तुमने क्या देखा कि सर इस वाले पार्ट्स में तो, यानी कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, तो वहां पर जो सेंटर्स आते हैं वो कोलिनियर होते हैं, मतलब एक लाइन में होते हैं। समझे, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, तो सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ अपनी तरफ से लिख देंगे, फोर्थ अपनी तरफ से लिखेंगे कि अगर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसमें जो चारों सेंटर्स हैं, जो चारों सेंटर्स हैं वो कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में पाए जाते हैं, एक ही लाइन में पाए जाते हैं। इस चीज को समझ में ना आया हो तो रिवाइंड कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया कि सर इक्वल एंगल में सारी साइडें बराबर होती, तो उनके बीच में से खींची गई मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये जो होती हैं वो यूनिक लाइन बनती है, इसलिए इसमें ना सारे सेंटर्स कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट में मिलते हैं। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, है ना, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ पे जो दो साइडें होंगी उन्हीं के बीच में से निकाला गया वही चारों बराबर होंगे, बनना नहीं होंगे। तो अब क्या होगा, जब तुम दूसरी और तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो वो कम कुछ ऊपर नीचे आएंगे, और जब ऊपर नीचे आएंगे तो उनके से मीडियन लेकिन रहेगा तो इसी वाली लाइन पे ना, तो इसी वाली लाइन पे रहेगा, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ओके, तो कोलिनियर रहता है हमेशा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ इस वाली जगह पे, सर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, और यहाँ पे हम्म, इस वाले पार्ट्स में क्या करो, यहाँ पे एस बना लेते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने सरकम सेंटर में एस पढ़ा था। कैसे आएगा भाई, चलो फिल कर लेता हूँ भाई। ठीक है, इसको एस बना लेते हैं, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब क्या हुआ कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऐसे ध्यान रखें। अब सेंट्रॉइड जैसे मीडियन में ध्यान रहेगा, मीडियन जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। वैसे ये वाली जो लाइन है ना, इसको लाइन को बोलते हैं हम लोग यूलर लाइन। क्या बोलते हैं, यूलर लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। ठीक है ना, अब मैं इसको हटा दूं, बना रहने दो, है ना, बना रहने, इसको बोलते हैं यूलर लाइन, यूलर लाइन। तो यूलर लाइन है, जब तुम क्या करोगे, जब तुम एक स्केलर ट्रायंगल लोगे, और स्केलर ट्रायंगल में मैं क्लास 10th में करवाता था ये पहले, तो स्केलर ट्रायंगल होता था, और इस उस स्केलर ट्रायंगल में ये चारों सेंटर्स बनाओ, तो उसमें क्या होगा, इस एच जी एस को मिलाना आपस में, तो हमेशा ऐसा ही आता था, 2:1 का रेशियो आता था। तो मैं तो ऐसे याद करा देता कि सेंट्रोइड है, जैसे सेंट्रोइड क्या करता था, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब शुरुआत से 2 इधर 1, तो बिल्कुल सेम वही रखेंगे, 2:1।
अब सर ये याद कैसे रहेगा, तो ये रहा एच जी एस। सर आपने जी छोटी बना दी, कोई बात नहीं। एच जी एस ध्यान रखना, इसका नाम होता है हाइड्रोगेरियम सल्फाइड, जो कि सिंदूर का, सिंदूर जो होता है ना जिससे मांग भरते हैं, तो उसका ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, ठीक है ना। ये केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम ऑफ सिंदूर, ठीक है ना, केमिकल नेम ऑफ सिंदूर। डन, ये ध्यान रहेगा ना, बिल्कुल सही बात। तो हाइड्रोक्लोरियम सल्फाइड, तो एच जी एस ध्यान रहेगा उससे। तो फॉर्मूला याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो, किसको भी याद कर लो, सिंदूर से थोड़ा टच हो जाएगा, तो जैसे भी चाहो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें है ना, तो ये ध्यान रहेगा इस वाली बात में, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात थी, है ना। इसके बाद सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर तुम्हें ध्यान हो तो जब तुम ध्यान से देखना, जो तुमने पढ़ा था ना क्लास 10th में, हाफ ऑफ x1/2 माइनस बाई थ्री प्लस x2/3 माइनस बाई वन प्लस x3/1 माइनस बाई टू, वो तब आता है जब तुम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो, जब तुम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तब वो आता है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मॉड का साइन लगाते हैं, हाफ ऑफ, फिर हम इसको ओपन करते हैं, तो तभी ये आता है x1/2 माइनस बाई थ्री प्लस x2 है ना, x2/3 माइनस बाई वन प्लस x3/1 माइनस बाई टू, और ये मॉड का साइन, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहता है एरिया, ठीक है ना। तो जब तुम इसको ओपन करते हो तब ये आता है। अब ये ओपन कैसे होता है सर, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, है ना। बाकी जो बच्चे हैं इस एरिया ऑफ सेंटर पे ट्रायंगल पे जो भी ये क्वेश्चन रह गए, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कहाँ पे थे, कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अच्छा, ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, फिर हम इस पे आए, इसको डिस्कस कर दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये हो गया। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो उसने क्या किया, इफ 2, 2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सर पी बैठा है एक्स में, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयरिंग कर लेते हैं। सर ये ना सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड कब बनता था, जब हम तीनों वर्टेक्स को ऐड करते थे उसका बाई थ्री, प्लस मतलब कॉमा, बाई कोऑर्डिनेट को सम किया बाई थ्री। तो मैं तो एक्स में बैठा है, तो एक्स को सम कर लेते हैं। तो इधर से एक्स है सर 2, और इधर से इसका निकालो, सेंट्रोइड निकालो, अपनी तरफ से सेंट्रोइड निकालो, तो p -2 प्लस जीरो, तो कितना हो जाएगा p-2/3। सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 वहां से लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 6, और ये 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा p = 8 आ जाएगा, p = 8 आ जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व। तुमने क्या किया यहाँ पे, बस अपने कंसेप्ट को समझा, है ना। तो 2, 2 दे रखा था सेंट्रोइड, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ा 2 रखा, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया फॉर्मूला से, और उसको इक्वेट कर दिया, बस आगे। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस के क्वेश्चन अब ये देखने का एडवांस है, देखना अभी कितना जल्दी सॉल्व हो जाए, तुम खुद देखना, बस केवल यही चीजें बात थी, ठीक है ना। तो हमारे पास सर ये O0,0 दे रखा, P3,4 दे रखा, Q ये दे रखा, बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल OPQ, मतलब कोई एक ट्रायंगल है OPQ जिसके ये 3 वर्टेक्स है। द पॉइंट आर इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब कोई आर है पॉइंट, वो इनसाइड द ट्रायंगल है OPQ, इज सच दैट, इस प्रकार है कि जो ट्रायंगल OPR, PQR और OQR आर द इक्वल ऑफ एरिया, यानी कि 3 ट्रायंगल में बांटा है और जिनके इक्वल है एरिया। तो सर जब 3, याद करो सर, ग्रेविटी सेंटर जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था, तो एक जी होता था, एक जी होता था, और 2 उसके होते थे वर्टेक्स। क्या देखो यहाँ पे सर OPQ ये है ना क्या वर्टेक्स, OP सर ये तो वर्टेक्स है, QP वर्टेक्स है, QO वर्टेक्स है, और R देखो तीनों में कॉमन है। अरे सर ये तो वही वाला है, तो नहीं कि जो R है, तो तुम कह सकते हो कि R जो होगा वो क्या होगा सर, सेंट्रोइड होगा, R जो होगा वो सेंट्रोइड होगा। तो अब बस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। सर सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों का सम, तो 3 मतलब 0 + 3 + 6 9/3, यानी कि 3, 0 + 4 तो 4/3, तो 3, 4/3, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो कितना डी एंट्रेंस का हमने एकदम सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है, क्या क्वेश्चन अब,
तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या लिखा है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस बाय इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड बाय इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हें समझने का थोड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बना लेते हैं। ठीक है, तो सुनना, सबसे पहले हम लोग ना इस पे थोड़ी से कुछ मार्क कर लेते हैं। जैसे ये रहा कुछ 1 2 रहा है ना, 3 रहा, ऐसे हम लोग कुछ यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं। हमने कुछ मार्क कर लिए, डन। अब सबसे पहले काम है हमारा ना, इस बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना, बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये दे रखा है। तो बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। सबसे पहले तो इस मॉडुलस की ओपनिंग होती है, कैसे होती है सुनो। फिर हम लोग ग्राफ तो बना ही लेंगे, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा तभी होता है ये क्वेश्चन। सर ये एक्स होगा, अंदर वाला बिल्कुल सेम वही निकल आता है जब अंदर पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर अंदर वाला निगेटिव है तो हम लोग माइनस के साथ ओपन करते हैं जिससे वो प्लस बन जाए। तो ये माइनस एक्स हो जाता है जब एक्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो का ये पढ़ चुके होगे जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैंने बता भी दिया, फिर भी मैंने बोला ही था कि पढ़ चुके हो ना पढ़ चुके मैं तब भी बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो बाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स ये आ गया। तो जहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो था, तो इस प्रकार से आया है, ठीक है, ध्यान से देखें। तो अब इसका जो ग्राफ होता है, यानी कि सर जीरो या उससे बड़ा है तो बाई इक्वल टू एक्स है। अभी के लिए ये ध्यान रख लो, सर बाई इक्वल टू एक्स जो है वो ऐसी लाइन जाती है, ऐसी। लेकिन सर ना ये बिल्कुल यहां से जाती है ऐसे। लेकिन ये कब एक्स कब तक है, बाई इक्वल टू, देखो अब यहाँ से देखो, इसको कंपेयरिंग कराओ यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कंपेयरिंग कराएंगे। तो बाई इक्वल टू एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव। तो नहीं कि ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग को, अब जब एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स में इससे फ्लिप हो जाता है, इससे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आ जाता है बाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, है ना। तो बनाना भी सीख गए हम, बाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ वी जैसा टाइप का होता है ना, ऐसे, डन। और इसकी जो ये शार्प जो एज है वो वहां आती है जहाँ पे ये मॉडुलस की वैल्यू जीरो हो रही है। तो ये अंदर वाला जीरो कहाँ होगा, जीरो के बराबर पुट कर दो, कहाँ पे आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसीलिए जीरो पे आ जाएगा। अब बाई इक्वल टू वन, सर बाई इक्वल टू वन तो एक सीधी लाइन होगी, है ना, बाई इक्वल टू वन तो एक सीधी लाइन होगी। तो बना लो, बाई इक्वल टू वन यहाँ होगा। तो अब क्या करें, फाइंड इंटर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो सर इनसे तो ट्रायंगल ये बन गया, कौन सा बन गया, सर ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अब, थोड़ा सा, अब देख लो कंप्रोमाइज कर लो कि ऐसा ही होगा। अब सर सबसे पहले ना हम इनके वर्टेक्स निकालते हैं। सर ये तो हमें सीधा दिख रहा है, 0,0 था, यहाँ से उठाया, ये वाला पॉइंट निकालते हैं। सर ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो क्या करते हैं सर, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे ये क्या है, सर ये बाई इक्वल टू एक्स है, ये है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। देख रहे हो तुम बहुत कुछ सीख रहे हो इस वाली क्लासों से। तो ये है सर बाई इक्वल टू वन, ये वाला पॉइंट चाहिए। सर बाई इक्वल टू वन यहाँ रख दो, तो एक्स इक्वल टू वन आ गया, तो नहीं कि ये सर पॉइंट है 1,1। अब इधर आ जाओ, सर ये बाई इक्वल टू वन लाइन है, और यहाँ पे जैसे हम रखेंगे -1, तो ये मिल जाएगा हमें -1,1, -1,1। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इन सेंटर में सर ना साइड आती है, साइड, तो हमें साइड भी चाहिए होगा, जानना साइड भी चाहिए होगा। तो पहले तो ये लेंथ निकाल लो। सर ये लेंथ कितनी होगी, बाई तो सेम रहेगा ना, तो एक हिस्सा आध, देखो ये 1 यूनिट तो ये होगी और 1 यूनिट लेंथ ये होगी, तो ये तो सर होगी 2 यूनिट लेंथ। अब ये लेंथ निकालो सर, डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते चले जाओ। सर वन में से -1 गया तो कितना बचा, दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो वन माइनस ऑफ -1 इज टू, तो टू का स्क्वायर इज टू, और वन में से वन गया जीरो, तो टू का स्क्वायर का रूट लोगे तो टू आ जाएगा ना बार, तो ये आ गया। अब देखो मैथ्स है, थोड़ा समझना पड़ता है ना, ये चीज आएगी। अब यहाँ पे करो वन, और ये भी वन में से जीरो माइनस किया, ये भी वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि सर टू, और टू का रूट, तो नहीं कि ये तो सर आ गया √2 यूनिट।
बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी करेंगे सर, ये भी √2 यूनिट आ जाएगी। तो हमें तो दिख रहा है ये कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डन, बहुत बढ़िया। अब सर आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमारे पास है ना, तो ध्यान से सुनना। अब मैं कैसे इसको कम करता हूँ वो चीज सुनो। सर वैसे तो हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो तो लगाएंगे लगाएंगे, तुम सुनो। तुम मुझे बताओ सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके बीच अब इन सेंटर कब बनता है सर, जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने बताया कि जब दो साइडें सेम होती हैं तो उनके बीच से ड्रॉ की गई लाइन, अगर मैं कुछ भी लाइन ड्रॉ करूं, मान लो मैंने मीडियन लाइन ड्रॉ की, तो जो मीडियन होगी वही एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगी, अभी हमने बात किया। तो सर ये इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो इसका मिड पॉइंट सर यहाँ पे होगा, ये रहा। तो सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे तुम बताओ खुद। सर इस पे बाई तो 1 है और एक्स 0 है, तो सर ये हो गया 0,1। इस पूरी लाइन पे 1 ही रहेगा ना, तो 0,1। तो नहीं कि इसके सेंट्रोइड आगे, मतलब इसके मतलब जो वो आगे कोऑर्डिनेट्स वो 0,1 आगे आगे। यस आगे। अब मुझे निकालना है इसका इन सेंटर, इन सेंटर निकालना है मुझे, यहाँ पे कहीं इन सेंटर होगा इसका, इन सेंटर यहाँ कहीं होगा। तुम मुझे बताओ, इस वाली लाइन पे ही लाई करेगा इन सेंटर, मतलब इस बाई एक्सिस पे ही लाई करेगा इन सेंटर, तो क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। यस सर। तो हमने ना इसलिए इसमें ज़्यादा ये इनहेंस किया, तो मैंने क्या कर दिया सर, इसका इन सेंटर जो भी आएगा, इसका इन सेंटर जो भी आएगा वो 0, समथिंग आएगा। तो मतलब हमें केवल बाई पे काम करना है बस। तो यानी कि अगर ऑप्शन होते तो हम बहुत जल्दी कुछ एलिमिनेट भी कर देते, 0 आगे। अब सर बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, बाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं सर, a/बाई 1 प्लस b/बाई 2 प्लस c/बाई 3 अपॉन में a+b+c बाय द फॉर्मूला। अब बाई वाले कोऑर्डिनेट को ही हमें चाहिए, तो पहले तो नीचे आ जाएगा सर तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड का सम यानी कि 2 प्लस √2 प्लस √2 यानी कि सर 2 प्लस 2 √2, मतलब तीनों साइड का सम करोगे ना तो 2 प्लस √2 प्लस √2, तो √2 2 √2 हो जाएगा। अब ऊपर आ जाओ सर, a इंटू ऐसे, b इंटू ऐसे, c इंटू मतलब तीसरी वाली कोऑर्डिनेट्स है ना। तो अब देखो सर, ये रहा हमारा बाई 1 मान लिया हमने, इसको बाई 2 मान लिया, इसको बाई 3 मान लिया। अब सर कुछ ए बी मान लेते हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए के सामने वाली साइड ए, तो ये वाली साइड ए हो गई, बी के सामने वाली साइड बी, तो ये बी हो गई, और ये सी हो गई। तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ए इंटू बाई 1, तो ए इंटू बाई 1 करोगे सर तो ये तो 0 हो गया। बी इंटू, ये देखो बी इंटू बाई 2, तो सर ये हो गया √2। फिर सी इंटू बाई 3, ये भी सर √2 हो गया। तो ऊपर तो क्या आ गया, ऊपर आ गया सर 2 √2, और नीचे क्या है 2 प्लस 2 √2, तो 2 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा 1 प्लस √2, तो ये कट गया। अब हमेशा देखो यहाँ पे हमने क्या किया, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट मार दिया। वैसे ये भी आ गया √2 अपन 1 प्लस √2 प्लस 1। हमेशा क्या करते हैं जब भी ऐसे रूट वाली पार्ट है तो उसमें प्लस में लिखा है, तो पहले बड़े वाले को पहले लिखते हैं। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, जो कि 1 से बड़ा है, तो √2 को पहले रखेंगे, 1 को बाद में रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, तो सर ये आ गया ऐसा। अब ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से एक गया, एक बचा, तो यानी कि अपॉन में तो आ गया 1। अब ऊपर सॉल्व कर लो, √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो सर बन जाएगा 2, और √2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 माइनस √2, तो सर इसका बाई कोऑर्डिनेट आ गया 2 माइनस √2। बढ़िया था, हम लोगों ने कुछ और नई भी चीज़ें सीखी और इसके साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो हम लोग जो ये क्लासेस कर रहे हैं ना, तो इनमें हम लोग मेथड सीख रहे हैं काफ़ी सारे, है ना। तो ये चीज़ ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, एक बार फिर ट्राई करना है इसको, है ना। तो RA यानी कि इट मीन्स रिकॉल अगेन, है ना, तो इसको रिकॉल कर लेना अगेन। अरे ये तो बता ही दिया। अच्छा ये आ गया, ठीक है, सरकम सेंटर पे बेस्ड है, फिर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लिख लें। तो उसमें क्या करें, इफ xi बाई आई, तो i इक्वल टू 1 2 3 वी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का 3 का होल स्क्वायर और x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये समथिंग। अच्छा बात सुनो, x1 y1 x2 बाई 2 x3 बाई 3, ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे देखो ये जो नंबर आ रहा है ना वो सेम ही आ रहे हैं, देखो +2 -3 +2 -3 +2 -3। और सर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखते थे, x1 माइनस x2 माइनस x1 का उसका प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का उसका, कुछ ऐसा ही फील आ रहा है ये। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है जो मैंने वहां पे बताया था,
मैंने यहाँ पे बताया था ना, देखो सर एक्स बाई जेड ये वर्टिसेस हैं और ओ से इनकी डिस्टेंसेस का स्क्वायर है। हाँ सर ऐसा ही दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसमें जो ये कॉमन जो बार बार रिपीट हो रहा है, यही क्या होगा, जल्दी बताओ, यही क्या होगा सर, यही होगा सरकम सेंटर, यही होगा सरकम सेंटर। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सरकम सेंटर आ गया, तुम मुझे बताओ इसका जो सरकम सेंटर आ गया वो क्या आ गया, -2, 3। तभी तो होगा x1 - 2, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो x1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही सब लिखा है। तो ये कुछ और नहीं, ऐसा लिखा है ओ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैसा लिखा है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ओ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जेड का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। डन। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सॉल्व कर लिया, तो सरकम सेंटर इसका -2, 3 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खासियत होती है सर, जो तीनों जो मतलब चारों सेंटर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो सरकम सेंटर है वही सेंटर्ड होगा, वही इन सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर भी होगा, वही ऑर्थो सेंटर भी होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब तो बढ़ी है चीज। अब तुम मुझे बताओ x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा सर, ये तो ग्रेविटी सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो बाई थ्री अगर मैं सेम नीचे लिख दूं तो बाई थ्री से बाई थ्री कट गया, हाँ कट गया। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब x1 + x2 + x3 क्या हो गया सर, इस माइनस टू ना, देखो तो यानी कि कुछ इस प्रकार से ही आ जाएगा ना, बिल्कुल सर सही। तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, जो कि सेंटर्ड है, सेंटर्ड सर इसी के बराबर होगा -2, 3 के, इसके बराबर कंपेयरिंग कराओ तो ये करेगा, यहाँ पे जाएगा। तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू क्या होगी, इस 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ हो जाएगा, -6। और इस y1 + y2 + y3 अपॉन 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में 9, 3 से काट देना। और तुम करोगे क्यों, मैंने तुम्हें बताया अभी, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, इन दोनों का रेशियो ले लूँ, तो क्या 3 से 3 कट गया, तो भाई तो लिखा है, तो ये क्या आ गया -2/3। इसको भी काटोगे तो भी -2/3। तो अच्छा क्वेश्चन था, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमने क्या किया, एक चीज हमने ऑब्जर्व करी, दूसरी चीज थ्योरी से निकली और फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन। सर ये ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, आ गया। बाकी कुछ बचा, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है ना। चलो, यस यस, चलो तो ये डेरिवेशन के क्वेश्चन है, इन्हें हम लोग होमवर्क में डालते हैं। तो इनको हम लोग होमवर्क में देखते हैं। चलो होमवर्क है, ध्यान से देखना, ट्राई करना, है ना, ट्राई करना। या मैं ऐसे कह सकता हूँ इनको, ये तुम्हारे लिए है DIY, डू इट योर सेल्फ। फिर हम लोग इनको कल डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना, शायद हो, नहीं तो हम कल इसको डिस्कस करें। बस सही गया। बाकी तुम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ये तो कल का टॉपिक रहेगा ही फिर। तो कल के टॉपिक में फिर हम लोग यही देखेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा, हम लोगों ने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पे एक अच्छा सा क्या बनाया, एक अच्छा सा लेक्चर लिया, जिसमें हमने सारी चीज़ों को कवर किया, है ना। सारी चीज़ों को कवर किया, मतलब इसका क्या है, मतलब कि सारे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को जितना हम लोग अच्छे से एक्सपेंड करके लिख सकते थे, हमने उन चीज़ों को लिखा और बढ़िया से लिखा, है ना। और सारी चीज़ों को कवर किया, सेंटर मतलब कुछ एडवांस का भी एक दो क्वेश्चन देखा, जिसमें भी हम लोगों ने बिल्कुल एकदम कैसे कर दिया, एकदम एकदम बेसिक टाइप से कर दिया, है ना, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी रखी होती हैं। तो उन्हीं के बेस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बाकी एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रखे, उनको ट्राई करना। बाकी अच्छा लगे, बढ़िया है, तो सॉल्व करते रहना। अगर नहीं हुआ तो हम लोग कल तो डिस्कस करेंगे। बाकी अगली क्लास में हम लोग फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह को डिस्कस करेंगे। बढ़िया सेशन था, मज़ा आया, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। तो वही बात, मेरे एक ही डायलॉग, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, है ना।